Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back friends. Welcome back to another video lecture by Kami Microbiologist. आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर एंटीबायोटिक्स के हवाले से। ठीक है कि वो कौन से एंटीबायोटिक्स है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस को स्टॉप करते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस को मतलब जो बैक्टीरिया में प्रोटीन की सिंथेसिस होती है उसको स्टॉप करते हैं। ठीक है, तो हम उस एंटीबायोटिक्स के हवाले से पढ़ेंगे। ये वीडियो लेक्चर वैसे भी मैंने एक्सप्लेन किया है बड़ी तफसील से, इतना तफसील से नहीं बल्कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, साइड इफ़ेक्ट और उसके जो एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम वगैरह है, तो उसके हवाले से मैंने इस पर वीडियो बनाया है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा। ठीक है, तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम प्रोटीन इनहिबिटर के बारे में बात करेंगे, लेकिन उर्दू लैंग्वेज में। वो जो वीडियोस मैंने एक्सप्लेन किया वो असल में इंग्लिश लैंग्वेज में मैंने एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है क्या चीज़। ठीक है, substance that are stops or slow the growth or proliferation of bacterial cell by disturbing the process of generation of new protein targeting the bacterial ribosomes। अब ये इसका इंट्रोडक्शन है। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर हमारे पास होते हैं वो असल में एक सब्सटेंस होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, एंटीबायोटिक्स होते हैं या एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स होते हैं। ऐसे एंटीमाइक्रोबियल एजेंट, सब्सटेंस या एंटीबायोटिक्स जिनका काम होता है कि वो बैक्टीरियल के सेल के साथ प्रोलिफरेट करके, यानी उनके साथ जमा होकर, और उसमें जो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है यानी प्रोटीन की जो बनावट होती है उसमें रुकावट बन जाए। किस तरह? जब बैक्टीरियल राइबोसोम पर वो अटैक करे। ठीक है, जब एक एंटीबायोटिक या एक सब्सटेंस वगैरह जो है वो बैक्टीरिया के राइबोसोम पर अटैक करता है या उसको टारगेट करता है, तो उसके इस टारगेट या अटैक की वजह से क्या होता है, बैक्टीरिया के अंदर जो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है वो स्टॉप हो जाती है या डिस्टर्ब हो जाते हैं। उस एंटीबायोटिक्स को हम कहते हैं प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स। देयर आर अ नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट ग्रुप्स ऑफ एंटीबायोटिक दैट आर एक्ट ऑन प्रोटीन सिंथेसिस। Most of antibiotic in this group are except the aminoglycoside bacteriostatic। इसमें हमारे पास यानी बहुत से ऐसे एंटीबायोटिक्स अवेलेबल है जो कि प्रोटीन के सिंथेसिस को स्टॉप करते हैं। ठीक है, इसमें मोस्टली हमारे पास क्या होता है, बैक्टीरियोसाइडल होते हैं, लेकिन अमाइनोग्लाइकोसाइड जो है, एक्सेप्ट अमाइनोग्लाइकोसाइड जो कि आपके पास क्या है, बैक्टीरियोस्टेटिक है। ठीक है, एक्ट एट अ लेवल ऑफ राइबोसोम्स। जितने भी हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर एंटीबायोटिक होते हैं वो मोस्टली राइबोसोम पर अटैक करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को राइबोसोम के हवाले से पता होगा। अगर राइबोसोम के हवाले से भी पता नहीं है तो वो भी मैंने अपने वीडियो लेक्चर में बड़े तफसील से एक्सप्लेन किया है। इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, सेल बायोलॉजी के लेक्चर में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो राइबोसोम्स लेवल, राइबोसोम्स का जैसे कि आप लोगों को पता है, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता चलो। राइबोसोम असल में एक ऑर्गेनेलिस है सेल के अंदर जो कि प्रोटीन की बनावट में एक मेन रोल अदा करता है। ठीक है, टेक एडवांटेजेस ऑफ द मेजर डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक राइबोसोम्स। ये जो प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स होते हैं यानी जितने भी इसमें एंटीबायोटिक्स होते हैं, ये इतने इसका जो फ़ायदा ये होता है, ये असल में आपके पास यूकैरियोटिक राइबोसोम्स और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम में डिफरेंशिएट करता है। यानी मोस्टली जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स होता है ये मोस्टली उस पर अटैक करता है। वर्क एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ mRNA। mRNA के जो मुख्तलिफ स्टेजेस होते हैं, यानी जब mRNA हमारे पास बनता है, जैसे कि ट्रांसलेशन के दौरान ट्रांसलेशन mRNA में मोस्टली हमारे पास mRNA के ऊपर राइबोसोम बाइंड हो जाता है, तो वो इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन का प्रोसेस होता है। ठीक है, तो mRNA मतलब ये हुआ कि ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस यहाँ पर एक्सप्लेन ये कर रहा है। ठीक है, mRNA हमें पता है कि ट्रांसक्रिप्शन हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन के बाद यानी mRNA बनता है ना। ट्रांसक्रिप्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें DNA से RNA का बनना, mRNA, और फिर mRNA से प्रोटीन का बनना, उसको ट्रांसलेशन कहते हैं। अगर आपको ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन के बारे में भी पता नहीं तो इसके बारे में भी तफसीली वीडियो मेरे वीडियो लेक्चर में मेरे चैनल पर पड़ा होगा, आप
वहाँ पर चेक कर सकते हैं, ठीक है। नीचे जो डिस्क्रिप्शन होगा वहाँ पर लिंक भी आपको इसके मिल जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास मोस्टली इनिशिएशन का प्रोसेस होते हैं, इलोंगेशन का, टर्मिनेशन का। इनिशिएशन के प्रोसेस में आपके पास ट्रांसफ़र आरएनए आता है और वो एक अमीनो एसिड लाता है और इसी तरह प्रोटीन का प्रोसेस इनिशिएट हो जाते हैं। इलोंगेशन के प्रोसेस में प्रोटीन एक इलोंगेटेड चेन हमारे पास बन जाता है, और टर्मिनेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि प्रोटीन टर्मिनेट हो जाती है, यानी प्रोटीन का सिंथेसिस यहाँ पर स्टॉप हो जाता है और फिर एक नया प्रोटीन बन जाता है। तो यहाँ पर इनका कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जो प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर होते हैं वो इन स्टेजेस पर अटैक करते हैं, यानी इन स्टेजेस को वो स्टॉप करता है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट ये कहते हैं कि like all life on the earth, bacteria, humans synthesize protein for their structure and functional need. Organism continue to survive without making protein because all life is built up of scaffolding protein. इस यानी जो सेंटेंस है इसका जो मेन पॉइंट है उसका ये मतलब हुआ कि हम सबको ये पता है कि दुनिया में जितने भी लोग होते हैं, स्पेशली लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं, उसमें बैक्टीरिया, ह्यूमन, प्लांट्स वगैरह, ये अगर सर्वाइव करते हैं तो इनके लिए प्रोटीन का बनना नहायत ज़रूरी होता है। तो ये प्रोटीन की वजह से सर्वाइव करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि प्रोटीन क्या होता है, वो एनर्जी हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इस पॉइंट का मेन मतलब ये हुआ। नेक्स्ट पॉइंट ये कहते हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस इज अ मल्टी स्टेप प्रोसेस वेयर डीएनए इज फर्स्ट ट्रांसक्राइब इनटू मॉलिक्यूल ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड मैसेंजर आरएनए, देन राइबोसोम ट्रांसलेट इट with the help of tRNA into long string of amino acid which become proteins. इनका कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है वो असल में डीएनए, मोस्टली डीएनए से बनता है। अगर आप ये कंसिडर करें, हमारे पास लेट सपोज 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए है, ठीक है। हमें पता है कि डीएनए मोस्टली 2 स्ट्रैंड होता है। अब यहाँ से हमारे पास क्या होता है, एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है मोस्टली हमारे पास उस एंजाइम का नाम होता है पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक है। और वो आरएनए पॉलीमरेज होता है। तो आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर बाइंड हो जाता है। जब ये इस जानिब बढ़ता है तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है, हमारे पास आरएनए प्रोड्यूस होते हैं, और इस आरएनए को हम कहते हैं एमआरएनए। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। जैसे कि मैंने आपको अभी बता दिया कि इसके तफसीली वीडियो लेक्चर हमारे यूट्यूब चैनल में पड़ा हुआ है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर दूसरा इनका कहने का मतलब है कि जब हमारे पास एक एमआरएनए बन जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, तो फिर इस एमआरएनए पर हमारे पास क्या बाइंड हो जाते हैं, इस एमआरएनए पर हमारे पास मोस्टली प्रोटीन आकर बाइंड हो जाता, सॉरी राइबोसोम। तो राइबोसोम, ये लेट सपोज राइबोसोम के 2 सब यूनिट होते हैं, एक लार्ज एक स्मॉल। तो स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट दोनों मिल बाइंड हो जाते हैं, और इसी तरह जब ये इसको स्कैन करता है, मतलब ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम की डायरेक्शन में जब जाते हैं, तो फिर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास आखिर में एक प्रोटीन, मोस्टली हमारे पास क्या बनता है, प्रोटीन बनता है, ठीक है। तो प्रोटीन हमारे पास बन जाते हैं। फिर वो प्रोटीन जो है इसके ब्रेक डाउन होकर एनर्जी हमारे पास सिक्रीट होता है। इस पॉइंट का मेन मतलब ये हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, मेनी टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक किल and impair the growth of bacteria by preventing them from making protein. यहाँ पर इस पॉइंट का भी मतलब ये हुआ जो मैंने अभी एक्सप्लेन करे कि ज़्यादातर जो एंटीबायोटिक्स होते हैं उनका मेन टारगेट ये होता है कि प्रोटीन को स्टॉप, यानी प्रोटीन के बनावट को रोकता है, प्रोटीन सिंथेसिस को स्टॉप करता है, और इसी तरह बैक्टीरिया के ग्रोथ पर एक बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं करता, ठीक है। अच्छा जी, 3 मेन टारगेट ऑफ इनहिबिटर। जब हम इन एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं तो ये एंटीबायोटिक मोस्टली 3 स्पेसिफिक, यानी 3 स्पेसिफिक ऐसे एरिया होते हैं जो कि मतलब उनको टारगेट करते हैं, और इसी तरह हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होता। जो 3 टारगेट होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर का, सबसे पहला जो होता है वो क्या होता है, फर्स्ट टारगेट टू अटैच द फॉर्मेशन ऑफ 30S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। जब हमारे पास 30S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स का मतलब ये है कि ये आपके पास स्मॉल सब यूनिट होते हैं, यहाँ पर मैं दोबारा ड्रा करता हूँ लार्ज सब यूनिट, और यहाँ पर आपके पास एक एमआरएनए का मतलब ट्रांसफ़र आरएनए आ जाते हैं, उसके साथ एक प्रोटीन होता है, अमीनो एसिड सॉरी होता है ना। तो जैसे ये यहाँ पर बाइंड हो जाते हैं तो ये एक कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं जिसको हम कहते हैं 30S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ठीक है। तो एक स्टेज तो होता है कि प्रोटीन इनहिबिटर का कि वो इस स्टेज को स्टॉप करता है, इस स्टेज को मतलब बनने नहीं देता। जब ये स्टेज नहीं होगा तो ज़ाहिर बात है प्रोटीन बनेगा नहीं। तो पहला टारगेट तो ये है प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर का। दूसरा, फॉर्मेशन ऑफ 70S बाय द 30S एंड 50S सब यूनिट है। दूसरा स्टेप हमारे पास ये होता है कि 70S राइबोसोम के फॉर्मेशन को स्टॉप करता है। जैसे ही हमारे पास 30S राइबोसोम यहाँ पर एक ख़ास किस्म का
मतलब हमारे पास जब एंटीबायोटिक यहाँ पर आकर बैंड हो जाता है तो इसके ज़रिए जो जिसका जो लार्ज सब यूनिट होता है राइबोसोम का, तो वो बैंड नहीं होता। जब वो बैंड नहीं होता तो 70S आपके पास नहीं बनेगा। तो इसी तरह इसको हम कहते हैं 70S राइबोसोम का बनना यानी उसका रोकना, ये इसका एक टारगेट होता है प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर का। नेक्स्ट ये होता है द एलोंगेशन प्रोसेस ऑफ असेंबलिंग अमीनो एसिड इनटू पॉलीपेप्टाइड बाय ब्लॉकिंग ए साइट। अब आप लोगों को पता है कि जो आपके पास राइबोसोम होता है उसके 3 साइड होता है, एक को हम कहते हैं ए साइड, एक को हम कहते हैं पी साइड। ये आपके पास ए साइड, ये पी साइड और ये ई साइड। ए अमीनो एसाइल साइड, पी आपके पास पेप्टाइडल साइड और ई आपके साथ एग्जेट साइड होता है। ए पर साइड के साथ ट्रांसफर आरएनए बाइंड हो जाते हैं। ई साइड वो होता है जहाँ पर एलोंगेशन का प्रोसेस होता है, और ई साइड से जो अनचार्ज ट्रांसफर आरएनए होता है तो वो यहाँ से एग्जिट आउट हो जाता है। तो एलोंगेशन के प्रोसेस में भी यानी एलोंगेशन के प्रोसेस को भी ये स्टॉप करता है। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट स्लाइड में ये कहता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर, मतलब हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर कितने होते हैं। जैसे कि अभी हमने पिछले स्लाइड में पढ़ लिया, तो प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर कैन बी क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ देयर टारगेट। इसकी चूंकि 3 टारगेट हमने पीछे पढ़ लिया, यानी 30S सब यूनिट हमारे पास होता है, 50S सब यूनिट हमारे पास होता है और 70S सब यूनिट हमारे पास होता है। ठीक है, तो वो दोज विच एक्ट ऑन 30S सब यूनिट, अब वो एंटीबायोटिक जो कि 30S सब यूनिट को मतलब उसमें मेन रोल अदा करते हैं, उसमें हमारे पास होता है अमाइनोग्लाइकोसाइड्स और टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 50S सब यूनिट इनहिबिटर्स, जो कि 50S सब यूनिट राइबोसोम्स मतलब उसके साथ एक्ट करता है, उसको स्टॉप करता है, मतलब उस पर अटैक करता है वो एंटीबायोटिक्स। ठीक है, और वो एंटीबायोटिक्स है हमारे पास क्लोरोफेनिकोल, एरिथ्रोमाइसिन, लेनकोमाइसिन, क्लेंडामाइसिन, ये एंटीबायोटिक्स इसमें आते हैं। अब इस एंटीबायोटिक्स के हवाले से हम तफसील में पढ़ेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं तमाम तरह एंटीबायोटिक्स अवेलेबल है। हर एक एंटीबायोटिक का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उसका एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम, उसका जितने भी हमारे पास मतलब रेजिस्टेंस मैकेनिज्म होगा, फार्माकोकाइनेटिक्स होगा, डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह, ये सब कुछ हम तफसील से पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।